हाँ जी, माई सेल्फ इज मिस्टर रावत। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपका, ये पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, आर्थिक सर्वे। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग आज? आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे 2022-23 को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे। तो देखो, इस सर्वे का जो पहला पॉइंट है कि सर्वे क्या चीज होती है, तो ये है पहला पॉइंट है इसमें कि इकोनॉमिक सर्वे गिव्स एन आउटलुक ऑन इकोनॉमी इन प्रीवियस ईयर। तो मैंने ये हमें किसके बारे में बताता, आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष के बारे में अर्थव्यवस्था पे एक दृष्टिकोण देता है। मैंने 2022-23 में 2022-23 की हमारी क्या है, ये वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23 का क्या है, ये 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता है सर्वे, लेखा जोखा जिसे कहते हैं। इंग्लिश में हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंग्लिश में क्या होगा ये? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर माने 2022-23 का। ठीक है, जो करंट ईयर इकोनॉमी का चल रहा हमारा। और जो बजट होगा वो हमारा किसके लिए होगा? कमिंग ईयर के लिए, 2023-24 के लिए। राइट, तो आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर कि ये जो है हमें पिछले वर्ष मैंने 22-23 के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें दृष्टिकोण देता, मैंने हमें जानकारी देता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। ये जो है आपके, जो हमारे हर साल जो है इट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट एवरी ईयर अहेड, माने यूनियन बजट से एक दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे क्या किया जाता है? संसद में पेश किया जाता है। किससे पहले? अहेड ऑफ बजट से एक दिन पहले। तो ये कई बार आता है कि सर्वे को जो है आपका कब प्रेजेंट किया जाता है, तो सर्वे जो है ये एक दिन पहले, बजट से पहले पेश किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द टीम ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये जो आर्थिक सर्वे, इसको कौन सी टीम तैयार करती है? मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है हमारे। ठीक, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक, चौथा पॉइंट है कि मुख्य चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वित्त मंत्रालय का एक विभाग होता है। वित्त मंत्रालय में क्या होते हैं आपके? 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन 6 में से जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो सर्वे तैयार करता है। कौन तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो इस सर्वे को तैयार करता है। राइट, आई थिंक क्लियर। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि जो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, सीईए का मतलब क्या हो गया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सीईए शॉर्ट में बोलते हैं इसे, इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक, तो इसका जो कार्यकाल होता है नॉर्मली कितना होता है? ये 3 साल होता है। तो बाद में क्या है, इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, विद रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल। ठीक, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, इसका किसके ऊपर नियंत्रण होता है? भारतीय आर्थिक सेवाओं के ऊपर। जो इंडिया की जो इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर इसका पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आजकल?
वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन 1950-51, ठीक। और ये जो था बजट के साथ जो है कब तक इसे लाया गया, 1964 तक। तो इसका मतलब 1965 से आपका जो सर्वे है, आर्थिक सर्वे है, इसको अलग से पब्लिश किया गया है। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट इसमें हेडिंग है आपका कि जो ये आपका आर्थिक सर्वे है, इसके सैलिएंट पार्ट्स क्या हैं, माने प्रमुख भाग क्या हैं, या प्रमुख बिंदु भी कह सकते हैं हम लोग। प्रमुख बिंदु क्या हैं, सैलिएंट का मतलब मेन पार्ट, पॉइंट्स क्या हैं इसके सर्वे के, क्या क्या मेन बातें हैं, ठीक है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जो भारत है दुनिया में जीडीपी के बेस पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, नहीं। तो आपको पता होगा कि दुनिया की जो फर्स्ट इकोनॉमी है वो है यूएस, सेकंड है आपके चाइना, ठीक। सेकंड इकोनॉमी कौन सी होगी आपकी, चाइना। थर्ड हो गया आपके जापान, फोर्थ हो गया आपके जर्मनी, फिफ्थ हो गया इंडिया, और सिक्स्थ हो गया यूके। यूके मैंने ग्रेट ब्रिटेन। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत ने हाल के वर्षों में जीडीपी में कौन से देश को पीछे किया। तो ये किसको किया हमने, ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक। आई थिंक क्लियर फर्स्ट जो पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है कि भारत जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। पीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। पावर पैरिटी हिंदी में हो गया क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता। तो क्रय शक्ति समता के आधार पे, माने जो हमारी परचेजिंग पावर है, उस मामले में जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी क्रय शक्ति है, उस मामले में हम लोग दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री हैं, ठीक। पीपीपी के बेस पे जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है दुनिया में, इट इज द 3rd लार्जेस्ट। फर्स्ट पे आपका चाइना हो गया, पीपीपी के बेस पे फर्स्ट पे आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएस, और थर्ड पे इंडिया, और फोर्थ पे हो गया आपके जापान। तो आप 3 तक याद रख लें। हमसे आगे जो पीपीपी में है, पहले नंबर पे है आपका कौन सा, यह है आपका चाइना, ठीक। जबकि जीडीपी में अमेरिका ज़्यादा है, पीपीपी में चाइना ज़्यादा है। ध्यान रखे, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं दोनों। और सेकंड पे अमेरिका हो जाता है इसमें, थर्ड पे है इंडिया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो अराउंड इतना, माने जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो आपके लगभग इतने % रहेगी। कहीं पे इसको 6.4 भी दिखाया गया है, ठीक। लेकिन जो आपके आईएमएफ है, आईएमएफ और आरबीआई के जो प्रोजेक्शन है, उसमें इसे 6.8 दिखाया गया है। तो ये मतलब 7% के आसपास रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ईएस। ईएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, ईएस। ईएस क्या चीज है, ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, माने आर्थिक सर्वे ने, जबकि जो वित्तीय वर्ष है हमारा 23-24 का, उसमें जो हमारा जीडीपी है वो इसके बीच रहेगा, ठीक। ये ध्यान रखें डाटा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी हैज 3 मेजर शॉक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 झटके लगे जब से कोविड आया 2020 से, तब से हमने 3 शॉक्स देखे। पहला कोविड-19 आता है आपका, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 2022 से आपको पता ही है रशिया यूक्रेन वार आ जाता है, ठीक। अब जब रशिया यूक्रेन वार आ जाता है
तो सिंक्रोनाइज मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द मोस्ट सेंट्रल बैंक्स लीडिंग टू डॉलर, इसका मीनिंग क्या हो गया? जो हमारा आरबीआई वगैरह है, जो हमारा आरबीआई है वो डॉलर के लिए क्या करता है? डॉलर के लिए वो रेपो रेट वगैरह बढ़ा देता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे क्या होते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो आयात हैं, वो महंगे हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो डॉलर की वैल्यू है, जो डॉलर की वैल्यू है वो क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट माने डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। और जो हमारा रुपया है वो क्या हो जाता है? डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक। माने डेप्रिशिएट माने उसकी कीमत में, रुपए की कीमत में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे जो आयात हैं, जो इंपोर्ट्स हैं, वो महंगे हो जाते हैं इस वजह से। और ये किसकी वजह से होता है? कोविड-19 पहले जो आया, उससे हम लोग थोड़ा रिकवर कर चुके थे, लेकिन फिर आपका इन बिटवीन लास्ट ईयर जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, भारतीय इकोनॉमी ने 3 मेजर शॉक्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करें, या अभी भी कर रही है। तो रशिया यूक्रेन, कोविड अभी भी चल रहा थोड़ा बहुत, तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फिस्कल डेफिसिट 6.4% इन 22-23 इतना रहेगा। राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 में इतना रहेगा, जबकि पिछले माने 21-22 में जो था ये कितना था? ये 6.7% था, ठीक। जबकि आपको पता होगा किसी को, जो कोविड पीरियड था, कोविड टाइम पे कितना था ये 20-21 में? तो ये कोविड टाइम पे आपका 9.2% के आसपास चला गया था, ठीक। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो राजकोषीय घाटा था। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा बराबर सरकार के कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ठीक। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो ये हम लोग, जब मैं बजट लाऊंगा आपका नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। जो हमारा यूनियन बजट होगा 23-24 का आम बजट, उसमें हम लोग ये और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो फॉरेक्स एक्सचेंज है हमारा, वो इतना डॉलर रहा। फॉरेक्स एक्सचेंज मैंने विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो 2022-23 में इतने बिलियन डॉलर रहा, जबकि इससे पहले हमारा क्या था? इतने डॉलर रहा, ठीक है, क्लियर? विदेशी मुद्रा का भंडार। नेक्स्ट है कि इतने करोड़ हाउस होल्ड डिमांडिंग वर्क अंडर मनरेगा। तो मनरेगा की क्या बढ़ गई 2022-23 में? डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कोविड के कारण अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आ गया। इससे कोविड के अंतर्गत गाँवों में, जैसा आपको पता है, लोग माइग्रेट करके चले गए, तो फिर वहां पे गाँव में लोगों के पास क्या काम बचा? मनरेगा में काम करे। तो माइग्रेशन हुआ, जैसे आपको मास माइग्रेशन हुआ सिटीज से, लोग जो है गांव शहर के छोड़ के गाँव की तरफ भाग गए। तो इसलिए कोविड की डिमांड जो है, कोविड में काम मांगने वालों की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, राइट। नेक्स्ट ये था कि भाई जो हमारा कृषि क्षेत्र है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। वो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती अपनाने लग गए, इस वजह से इसमें भी ग्रोथ देखी गई कृषि क्षेत्र में। इस दौरान क्या है, सरकार ने जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन माने महंगाई दर,
महंगाई दर का लक्ष्य सरकार ने कितना मेंटेन करने की बात की थी? 4%। लेकिन वो लगभग आपको पता होगा कि दिसंबर 2022 में करीब 5.9% के आसपास थी। ठीक, तो वो जो महंगाई दर है आजकल, हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% के आसपास जा रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र की औसत वृद्धि दर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी वृद्धि दर रही वो रिकवर कर रही है थोड़ी। 6.9% अच्छा रहा, मतलब कोविड में तो माइनस में चली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन 10 सालों में वो 13% बढ़ गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। माने रोड हो गया, आपके आपके ब्रिजेज हो गए, हाईवे हो गए, पुल हो गए, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए। तो इनमें क्या हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया पिछले 10 वर्षों में। कितना परसेंट? 13%। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जो हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पेंशन वगैरह दी, उसमें भी हमारी क्या हुई? इन पिछले 6 महीनों में ग्रोथ देखने को मिली है 20%। राइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल है, इनकी जो बिक्री है वो इंडिया में आने वाले टाइम में बढ़ेगी और ये 1 करोड़ गाड़ियां हो जाएंगी 2030 तक। ठीक, और इससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। ठीक है, सर्वे में एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि जो ये ऑटोमोबाइल है इसका जीडीपी में योगदान क्या है? जीडीपी में योगदान क्या है किसका? ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल का जीडीपी में हमारा योगदान क्या है? तो ये आप नोट कर लें, 7.1%। तो ये बढ़ेगा मतलब। नेक्स्ट है कि भाई 2005 से लेके 2019-20 के बीच जो है इतने करोड़ जो बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं, बीपीएल माने बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, ये लोग इतने क्या हो गए? इससे ऊपर उठ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भाई 22 करोड़ लोगों को जो है अब तक जो है आयुष्मान भारत जो स्कीम है, ठीक, उसके अंतर्गत जो 5 लाख का बीमा और फैमिली का, उसके अंदर इनको कवरेज दी गई है 22 करोड़। ठीक है, जो कि आपके कब शुरू होती है? आयुष्मान भारत स्कीम या पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से शुरू होती है योजना, आयुष्मान भारत या पीएम जन आरोग्य योजना जिसे कहा जाता है। जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पीएम जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत कब होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे हम लोग। एक जन विश्वास बिल लाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपनी शिकायतों को जो है वो करें, एड्रेस करें गवर्नमेंट को, या इसमें यह भी है कि जो छोटे मोटे क्राइम कर रहे हैं उनको सजा वगैरह ना दी जाए। ठीक, तो यह है आपके जन विश्वास बिल। नेक्स्ट है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म आते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इस सेक्टर के लिए हमारे बैंकों ने लोन देने में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, और इस एमएसएमई सेक्टर को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, माने बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, एमएसएमई सेक्टर
कौन है हमारा एमएसएमई मिनिस्टर? नारायण राणे। तो ये कई बार आपके एग्जाम में आ रहा था कि भाई हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो एमएसएमई मंत्री हमारे नारायण राणे। नेक्स्ट है कि इंडिया हैज एनडीसी 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल। मतलब माने हम लोग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, जो आपके गैर जीवाश्म ईंधन है उनसे हम लोग कितना % बिजली प्राप्त करेंगे? 40%। और ये कब तक है? बाई 2030। ठीक, क्योंकि भारत ने, जो आपको पता ही होगा, जो भारत ने जो जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट रखा हुआ है, जीरो कार्बन एमिशन टारगेट, ये कब तक है? 2070। नहीं, मैंने भारत ने क्या कर रखा है? शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा हुआ है, उत्सर्जन लक्ष्य यह रखा हुआ है 2070 तक। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड है आपके गैर परंपरागत आपके जो ईंधन है, जो जीवाश्म ईंधन है, जिसमें सौर ऊर्जा वगैरह वगैरह आती है। तो ये सर्वे के कुछ आपके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। होपफुली आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हैव ए नाइस डे।